संभाग का हो रहा है और ये संभाग का सम्मेलन हम सब कार्यकर्ताओं के लिए ऊर्जा प्रदान करेगा। हमारे पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व का जो आह्वान है, जो संकल्प है, जिस परिश्रम के साथ, जिस विचारधारा के साथ, जिस लगन के साथ हम अपनी पार्टी के लिए, हम देश के लिए काम करते हैं, इस सम्मेलन के माध्यम से हमारी ऊर्जा हमारी बढ़ेगी, हमारी ताकत बढ़ेगी। क्योंकि आज पूरा नेतृत्व, राष्ट्र से लेकर प्रदेश का जो नेतृत्व आज हमारे सामने हम सबका मार्गदर्शन करेगा, हम सबका उत्साहवर्धन करेगा। ये ऐतिहासिक क्षण हमारे बीच में हम सब कार्यकर्ताओं को मिला है। इसके लिए मैं आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का और प्रदेश नेतृत्व का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि आज कार्यकर्ताओं को जो आपने मान दिया, सम्मान दिया। मित्रों, सम्मानित साथियों, कुछ ही क्षणों में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी और हमारा नेतृत्व मंच पर शीघ्र ही उपस्थित होने वाला है। और मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि जब तक हमारा ये सम्मेलन चलेगा, हम सब कार्यकर्ता पूरे अनुशासन के साथ, पूरे जोश के साथ, पूरी लगन के साथ इस सम्मेलन में भाग लेंगे। और मुझे कहते हुए खुशी है कि जब से 12 बजे से 11 बजे से आप सभी कार्यकर्ताओं का आगमन इस परिसर में हुआ, पूरे अनुशासन के साथ आप सब लोगों ने अपने आप को बांध के रखा है, अपने आप को इस पूरे सम्मेलन को संपन्न करने के लिए, सफलतापूर्वक संपन्न करने के लिए आपने अपनी अभी तक भूमिका निभाई है। और मैं आशा करता हूं कि आप इसी अनुशासन के साथ आज के हमारे इस सम्मेलन को, अपने सम्मेलन को संपन्न करेंगे। हमारे बीच में ऐसी मोर्चे के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लाल सिंह यादव जी उपस्थित हो चुके हैं। हमारे राष्ट्रीय सचिव आदरणीय ओम प्रकाश ध्रुवे जी हमारे बीच में आ चुके हैं। मैं उनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हमारे बीच में हमारे वरिष्ठ नेता और बिंद के सर्वमान्य नेता आदरणीय राजेंद्र शुक्ला जी, वो भी हमारे मंच पर आ चुके हैं। मैं उनका स्वागत करता हूं। मित्रों, मंच के पीछे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी हमारे बूथों के अध्यक्षों से और शक्ति केंद्र के संयोजकों से मिल रहे हैं। अब कल्पना करिए, एक राष्ट्रीय अध्यक्ष और दुनिया के सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जब बूथ के कार्यकर्ता से मिलते हैं, शक्ति केंद्र के कार्यकर्ता से मिलते हैं, तो हम सब कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ता है, हम सबका सम्मान बढ़ता है और राष्ट्रीय नेतृत्व के प्रति हम सबका भी एक भाव, अलग प्रकार का भाव पैदा होता है। और यही हमारी भारतीय जनता पार्टी की असली ताकत है, ये हमारी असली कार्य पद्धति है। और इसलिए मैंने कहा कि मध्य प्रदेश के कार्यकर्ताओं के लिए, हम सब के लिए ये बार बार क्षण आए। और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जब भी प्रवास मध्य प्रदेश में होता है, उनकी ये मन का भाव होता है कि अपने कार्यकर्ताओं के बीच में जाऊं, कार्यकर्ताओं से मिलूं। हमारे यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी हमारे मंच पर आ चुके। मैं चाहूंगा जोरदार तालियों से, करताल ध्वनि से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का हम स्वागत करें। अरे स्वागत है भाई, स्वागत है। अरे स्वागत है भाई, स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। स्वागत है भाई, स्वागत है। स्वागत है भाई, स्वागत है। साथियों, हमारे यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष, हम सबके मार्गदर्शक आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी हमारे मंच पर उपस्थित हो चुके हैं। उनके साथ में हमारा संपूर्ण नेतृत्व
हमारे मंच पर उपस्थित हो चुका है। मैं चाहूंगा जोरदार तालियों से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का और हमारे नेतृत्व का हम सब स्वागत करेंगे। साथियों, मध्य प्रदेश के हम सब कार्यकर्ताओं के लिए गौरव का क्षण है कि आज हिंदुस्तानी नहीं, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के, हमारी अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी आज अपने बूथ के कार्यकर्ता से, शक्ति केंद्र के कार्यकर्ता से आज मिले हैं, अपना उन्होंने प्यार दिया है और आज हम सबका मार्गदर्शन करने के लिए वो यहां पर उपस्थित हैं। मैं उनका हृदय से अभिनंदन करता हूं और मंच पर हमारा मध्य प्रदेश का पूरा नेतृत्व माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे प्रदेश के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष जी के साथ पूरा नेतृत्व हमारे यहां पर बैठा हुआ है। मैं उन सबका भी आप सबकी ओर से हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मैं आज के इस सम्मेलन को विधिवत शुरुआत करने के लिए आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय से निवेदन करूंगा, माननीय मुख्यमंत्री जी से और माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी से निवेदन करूंगा, संपूर्ण नेतृत्व से आग्रह करूंगा कि आज के बूथ के सम्मेलन का विधिवत शुभारंभ करने के लिए दीप प्रज्वलित करके मां भारती और श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल जी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करके इस सम्मेलन का विधिवत शुभारंभ करने की कृपा करें माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और हमारा संपूर्ण नेतृत्व। बोले भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारत माता की, भारत माता की। मित्रों, हमारे यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और हमारा पूरा नेतृत्व मध्य प्रदेश का दीप प्रज्वलित करके महापुरुषों के चित्रों पर पुष्पांजलि अर्पित करके आज के हमारे बूथ के इस सम्मेलन का विधिवत शुभारंभ कर रहे हैं। मैं चाहूंगा जोरदार तालियों से हम सब माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का और अपने अतिथियों का स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। हमारे यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने और हमारे नेतृत्व ने दीप प्रज्वलित करके मां भारती और डॉक्टर मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करके आज कैसे बूथ अध्यक्ष के सम्मेलन का विधिवत शुभारंभ किया है। अब मैं आगे की कार्रवाई को ले जाते हुए वंदे मातरम गायन के लिए बहन फाल्गुनी पुरोहित से आग्रह करूंगा कि वो वंदे मातरम गीत का गायन करें और आप सबसे भी आग्रह करूंगा कि हम सब अपने अपने स्थान पर खड़े होकर के वंदे मातरम गीत का गायन करेंगे। बहन फाल्गुनी पुरोहित जी हमारे बीच में आ रही है। वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजला सुफला मलयज शीतला सश्यामला मातरम, वंदे मातरम। शुभ्र ज्योत्स्ना पुलकित यामिनी, पुलकुसुमित द्रुमदल शोभिनी, सुहासिनी सुमधुर भाषिणी।
वंदे मातरम। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद बहन फाल्गुनी पुरोहित जी। अब वंदे मातरम गायन के बाद अतिथि देवो भव, अतिथि स्वागत और अतिथि भी हम सबके गौरव, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का। मैं आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के स्वागत के लिए आग्रह करूंगा मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के हमारे अध्यक्ष आदरणीय विष्णुदत्त शर्मा जी से निवेदन करूंगा कि वो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्वागत करें, अभिनंदन करें। हम सभी भी जोरदार तालियों से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। अब मैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के स्वागत के लिए आग्रह करूंगा हमारे माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को कि वो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्वागत करें, अभिनंदन करें। जोरदार तालियों से हम माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्वागत करते रहेंगे। माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री विष्णुदत्त शर्मा जी के स्वागत के लिए मैं श्री सुमित पचौरी जिलाध्यक्ष भोपाल नगर को आग्रह आमंत्रित करूंगा कि वो आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी का स्वागत करें। माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वागत के लिए मैं श्री ज्ञान सिंह गुर्जर जिलाध्यक्ष राजगढ़ को आग्रह करूंगा कि वो माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। मित्रों, आज के हमारे इस बूथ अध्यक्ष के सम्मेलन में मंच पर हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री आदरणीय शिव प्रकाश जी, संसदीय बोर्ड के हमारे सदस्य वरिष्ठ नेता आदरणीय सत्यनारायण जटिया जी, हमारे क्षेत्रीय संगठन मंत्री आदरणीय अजय जम्बाल जी और हमारे प्रदेश के यशस्वी प्रभारी आदरणीय मुरलीधर राव जी, प्रदेश के सह प्रभारी आदरणीय रामशंकर कठेरिया जी, हमारे राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय कैलाश विजयवर्गीय जी, भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री आदरणीय नरेंद्र सिंह तोमर जी, केंद्रीय मंत्री आदरणीय वीरेंद्र कुमार जी, केंद्रीय मंत्री आदरणीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, केंद्रीय राज्य मंत्री आदरणीय प्रहलाद पटेल जी, केंद्रीय राज्य मंत्री आदरणीय फग्गन सिंह कुलस्ते जी, हमारे पूर्व प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय राकेश सिंह जी, पार्टी के हमारे राष्ट्रीय सचिव आदरणीय ओम प्रकाश धुर्वे जी, पार्टी के राष्ट्रीय सहायक कोषाध्यक्ष आदरणीय सुधीर गुप्ता जी, पार्टी के हमारे राष्ट्रीय एससी मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लाल सिंह आर जी, हमारे प्रदेश के संगठन महामंत्री आदरणीय हितानंद जी, मध्य प्रदेश सरकार के गृह मंत्री आदरणीय डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी, महाराष्ट्र के हमारे सह प्रभारी आदरणीय जयभान सिंह पवैया जी, हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय राजेंद्र शुक्ला जी और हमारी राज्यसभा की सांसद और हमारी प्रदेश की महामंत्री कविता पाटीदार जी आज के अवसर पर हमारे मंच पर उपस्थित है। मैं आप सबका भी और पूरे कार्यकर्ताओं की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। अब मैं इसे बूथ अध्यक्ष के सम्मेलन को आगे की ओर ले जाते हुए इसको शुभारंभ करने के लिए उद्घाटन भाषण और स्वागत भाषण के लिए मैं आमंत्रित करूंगा मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के हमारे कर्मठ और जुझारू प्रदेश के अध्यक्ष, जिनके नेतृत्व में मध्य प्रदेश में हर बूथ को मजबूत करने का काम हुआ है। उनकी ये तमन्ना है कि मध्य प्रदेश का हर बूथ पर और मध्य प्रदेश का हर शक्ति केंद्र मजबूत हो। वो लगातार इसके लिए काम कर रहे हैं। ऐसे हम सबके लोकप्रिय यशस्वी प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय विष्णुदत्त शर्मा जी से मैं आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा कि आज के इस अवसर पर हम सभी कार्यकर्ताओं को संबोधित करने का कष्ट करें। आदरणीय वीडी शर्मा जी। बोलिए भारत माता की। और ये भारतीय जनता पार्टी
माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कहते हैं कि हमारी कोई ताकत है तो बूथ का अध्यक्ष है। ये ताकत आज भोपाल और नर्मदापुर संभाग के 36 विधानसभाओं के बूथ के अध्यक्ष और ऊपर का पूरा नेतृत्व यहां पर उपस्थित है। आज माननीय नड्डा जी को उनके समक्ष हम अपनी आवाज को इतना बुलंद करें कि दिल्ली तक ये आवाज जाए कि मध्य प्रदेश माननीय नड्डा जी, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय अमित शाह जी के नेतृत्व में, माननीय शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में अब तैयार होकर के खड़ा है। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। आज भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के प्रदेश के कार्यालय के भूमि पूजन और उस अवसर पर आयोजित आज इस बूथ अध्यक्षों के सम्मेलन में हमारे बीच हम सबके लोकप्रिय नेता भारतीय जनता पार्टी के सम्मानीय राष्ट्रीय अध्यक्ष और जिनके नेतृत्व में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय अमित शाह जी और माननीय नड्डा जी की अथक मेहनत और परिश्रम का परिणाम है कि इस देश के अंदर पूर्वांचल के क्षेत्र में चाहे त्रिपुरा हो, नागालैंड हो, मेघालय हो, वहां भी विजय पताका फहर करके इस देश के अंदर इतिहास बनाने का काम करने वाले भारतीय जनता पार्टी के सम्मानीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी, हमारे प्रदेश के लोकप्रिय यशस्वी जन जन के लाडले नेता और जो लाडली बहनाओं के लिए सौगात लेकर के मध्य प्रदेश के अंदर आए हैं, ऐसे हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी, भारतीय जनता पार्टी के हमारे राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री जो हम सब लोगों को लगातार मार्गदर्शन कर रहे हैं, मध्य प्रदेश के संगठन के काम को मजबूती देने में जिनकी भूमिका है, आदरणीय शिव प्रकाश जी, आदरणीय प्रदेश के प्रभारी जो नए इनोवेशन के साथ इस मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी को आज ताकत देने का काम कर रहे हैं, ऐसे आदरणीय मुरलीधर राव जी, आदरणीय कैलाश विजयवर्गीय जी, नरेंद्र सिंह तोमर जी, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, फग्गन सिंह कुलस्ते जी, रामशंकर कठेरिया जी, अजय जामवाल जी, नरोत्तम मिश्रा जी, जयभान सिंह पवैया जी, लाल सिंह आर्य जी, आदरणीय राकेश सिंह जी, आदरणीय यहां पर उपस्थित प्रदेश की महामंत्री कविता पाटीदार जी, ओम प्रकाश ध्रुवे जी। क्या है कि 2-3 दिन से लगातार कार्यक्रम चल रहे हैं तो मेरा गला आज थोड़ा सा गवाही दे गया है। तो मैं इस अवसर पर केवल इतनी बात कहना चाहता हूं कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आज बूथ के अध्यक्षों को संबोधित करने आए हैं। मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी जो कुशवाहा ठाकरे के नेतृत्व में प्यारेलाल खंडेलवाल से लेकर के राजमाता सिंधिया और मंच पर बैठा हुआ जो नेतृत्व है, इस नेतृत्व ने इस भारतीय जनता पार्टी को सींचा और खड़ा किया है। आज की हमारी नई पीढ़ी जो बूथों के अध्यक्ष जो माननीय अमित शाह जी से लेकर माननीय नड्डा जी हमेशा कहते हैं हमारी कोई ताकत है तो बूथ का कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी की ताकत है। गुजरात के अंदर जब ऐतिहासिक जीत हुई, 53% वोट गुजरात के अंदर भारतीय जनता पार्टी को मिला। 182 में से 156 सीटें गुजरात के अंदर भारत की राजनीति में इतिहास बनाने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अमित शाह जी की रणनीति और नड्डा जी की मेहनत के बल पर जब इतिहास बनता है, तो मैं आज बूथ अध्यक्षों को कहना चाहता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री कहते हैं अगर इस जीत का श्रेय किसी को है तो बूथ के अध्यक्ष, पन्ना प्रमुख और पन्ना समिति को है। यह भारतीय जनता पार्टी की ताकत है। और मैं आप सब लोगों के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय नड्डा जी को आज आश्वस्त करना चाहता हूं
अगर आपकी अनुमति हो, जो पूरे बूथ अध्यक्ष माननीय नड्डा जी, आज मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी 64,100 बूथों को डिजिटल बनाकर, बूथ समिति को डिजिटल करते हुए आज पूरे मध्य प्रदेश के अंदर ये जो ताकत है, प्रत्येक बूथ पर पन्ना प्रमुख और पन्ना समिति के निर्माण के काम में जुटी है। और ये जो ताकत है, ये ताकत माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में गरीब कल्याण की योजनाएं, जो गरीबों का जीवन बदलने का अभियान आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में या मध्य प्रदेश के अंदर माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में लिया है। यही ताकत उन गरीबों को जीवन के बदलने के अभियान में एक एक बूथ पर जुट करके संकल्प लेकर के इस बार बैठे हुए हमारे नेतृत्व ने आदरणीय शिव प्रकाश जी, अजय जामवाल जी, आदरणीय मुरलीधर राव जी, रामशंकर कठेरिया जी, बहन पंकजा जी, हमारे संगठन महामंत्री हितानंद जी, नरेंद्र सिंह तोमर, कैलाश जी से लेकर के पूरा मंच का जो नेतृत्व हम सब लोगों ने मिलकर के माननीय अध्यक्ष जी इस बार संकल्प लिया है, इस मध्य प्रदेश के अंदर 2023 के अंदर अगली बार इस बार 200 पार के नारे को साकार रूप देने का काम करेंगे। और मैं अध्यक्ष जी को आज आश्वस्त करना चाहता हूं, ये जो ताकत मध्य प्रदेश की है, इस ताकत का उत्साह और उमंग जो दिखाई देता है, इस मध्य प्रदेश के अंदर 2023 और मोदी जी के नेतृत्व में 2024 में देश के अंदर इतिहास बनेगा, तो मध्य प्रदेश के अंदर भी इतिहास बनने का काम ये नेतृत्व करेगा। आप लोग अगर तैयार हो तो मैं माननीय अध्यक्ष जी को आज इस बात के लिए आश्वस्त कर दूं कि माननीय अध्यक्ष जी हर बूथ पर 51% वोट और 200 पार से नारे को साकार करेंगे। बोलिए तैयार हैं? मैं आश्वस्त कर दूं, हम इस मध्य प्रदेश के अंदर इतिहास बनाएंगे। तो बोलिए भारत माता की, भारत माता की जय, जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी। आपका गला उतना साथ नहीं दे रहा, लेकिन फिर भी आपके मन में बूथ को मजबूत करना है, संगठन को मजबूत करना है। फिर वही संकल्प आपने हम सभी कार्यकर्ताओं को दिया और हम सब कार्यकर्ता आपको भरोसा दिलाते हैं कि आपके नेतृत्व में आपके इस संकल्प को हम पूरा करेंगे। अब मैं आज के इस सम्मेलन को संबोधित करने के लिए ऐसे जननायक को आमंत्रित करने जा रहा हूं जिन्होंने मध्य प्रदेश की तकदीर और तस्वीर को बदला है, बर्बाद मध्य प्रदेश को आबाद किया है। मध्य प्रदेश में बेटियों के कल्याण के लिए, भलाई के लिए, महिलाओं की भलाई के लिए, किसानों और गरीबों के चेहरे पर खुशहाली लाने के लिए क्रांतिकारी कदम, क्रांतिकारी योजनाएं मध्य प्रदेश की सरकार ने उठाए हैं और दिन रात मध्य प्रदेश को दुनिया, हिंदुस्तान का सबसे विकासशील राज्य बनाने का आपका जो संकल्प है, ऐसे जननायक मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी को मैं आग्रह पूर्वक आमंत्रित करूंगा कि हम सब कार्यकर्ताओं को वो संबोधित करें। माननीय शिवराज सिंह चौहान जी। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। मंच पर विराजमान हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और ऐसे अध्यक्ष जिन्होंने जब कोविड था और तब जब लोग घरों से बाहर नहीं निकलते थे, सेवा ही संगठन का मंत्र देके लाखों कार्यकर्ताओं को जनता की सेवा में लगा दिया और पूरे हिंदुस्तान की जनता की अभूतपूर्व सेवा, जिनके नेतृत्व में संगठन का विकास हो रहा है, विस्तार हो रहा है। और अभी अभी जिस
पूर्वोत्तर में, नॉर्थ ईस्ट में, जहां हमारा बहुत ज्यादा काम नहीं था ये माना जाता था, लेकिन एक तरफा विजय हासिल की है भारतीय जनता पार्टी ने। ऐसे हमारे लाडले अध्यक्ष, और मध्य प्रदेश से तो विशेष रिश्ता है उनका, वो हमारे जमाई भी है। ऐसे हमारे अध्यक्ष आदरणीय श्रीमान जगत प्रकाश नड्डा जी, मैं उनका प्रदेश के 8.5 करोड़ जनता की ओर से भी स्वागत करता हूं और आपसे भी आग्रह करता हूं, दोनों हाथ ऊपर उठा के तालियां बजा के स्वागत कीजिए नड्डा जी का, वंदन कीजिए नड्डा जी का, अभिनंदन कीजिए नड्डा जी का। वो संघर्ष का शंख फूंकने आए, उनके साथ ही मंच पर विराजमान हमारे प्रिय प्रदेश के अध्यक्ष, उनका गला खराब है तो मेरा भी खराब हो रहा है, जरा दोनों एक साथ ही चलते हैं, और जिनके नेतृत्व में लगातार संगठन का विस्तार हो रहा है, दिनों रात पार्टी काम में लगी हुई है और विजय भी प्राप्त हम करेंगे। करेंगे कि नहीं करेंगे? ऐसे आदरणीय श्रीमान विष्णुदत्त शर्मा जी हमारे मार्गदर्शक, हम सौभाग्यशाली हैं कि जिनका मार्गदर्शन हमको मिलता है। आदरणीय श्रीमान शिव प्रकाश जी, राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री, आदरणीय श्रीमान प्रदेश के प्रभारी जो दिनों रात हमें दिशा दिखाते हैं, आदरणीय मुरलीधर राव जी, क्षेत्रीय संगठन मंत्री। अरे अपन तो सौभाग्यशाली हैं कि शिव प्रकाश जी भी हैं, और क्षेत्रीय संगठन मंत्री अजय जामवाल जी का मार्गदर्शन भी हमको प्राप्त होता है। तो ऐसे आदरणीय अजय जामवाल जी, आदरणीय रामशंकर कठेरिया जी हमारे प्रदेश के सह प्रभारी, और हमारे राष्ट्रीय महामंत्री भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश के भी हमारे गौरव है भाई कैलाश विजय वर्गीय जी, प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के साथ काम करके मध्य प्रदेश का गौरव बढ़ाने वाले हमारे केंद्रीय मंत्रीगण, आदरणीय नरेंद्र सिंह तोमर जी, आदरणीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, आदरणीय वीरेंद्र कुमार जी, आदरणीय प्रहलाद पटेल जी, आदरणीय फग्गन सिंह कुलस्ते जी, हमारे पूर्व प्रदेश के अध्यक्ष और लोकप्रिय सांसद राकेश सिंह जी, राष्ट्रीय मंत्री ओम प्रकाश धुर्वे जी, आदरणीय सुधीर गुप्ता जी, अनुसूचित जाति मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह जी, हमारे अपने संगठन महामंत्री जो पार्टी के हितों के संवर्धन में लगे रहते हैं, आदरणीय हितानंद जी, आदरणीय डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी, जयभान सिंह पवैया जी, राजेंद्र शुक्ला जी, सुश्री कविता पाटीदार जी, हमारी सांसद और महामंत्री, मंचासीन सभी वरिष्ठ नेता साथी पदाधिकारीगण, और मेरे प्रिय कार्यकर्ता बहनों और भाइयों, और जो छोटे हों तो भांजे और भांजियों, दोनों हाथ जोड़ के आप सबको प्रणाम, आप सबको नमस्कार। सचमुच में हम बहुत सौभाग्यशाली हैं, और सौभाग्यशाली इसलिए हैं कि एक तो हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, और दूसरे हम उस युग में पैदा हुए हैं तब नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री हैं। सचमुच में अब कल्पना करके देखिए, एक व्यक्ति अगर ठान ले और संगठन अगर पीछे हो जाए तो कैसे देश बदल सकता है। इसका उदाहरण आज का भारत है। आज का भारत, एक जमाना था जब पिद्दी पिद्दी से देश हमें आंखें दिखाते थे, कहीं मान नहीं था, कोई सम्मान नहीं था, स्वाभिमान नहीं था। दुनिया के किसी देश में 2014 के पहले अगर आप चले जाओ, अटल जी के बाद की बात कर रहा हूं मैं, 10 साल में, तो देश की पहचान केवल घोटालों और भ्रष्टाचार के मामलों में थी, कहीं इज्जत और सम्मान था ही नहीं। लेकिन जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने हैं, एक वैभवशाली भारत, यह मैं एक नागरिक के तौर पर कह रहा हूं, एक वैभवशाली भारत, एक गौरवशाली भारत, एक संपन्न भारत, एक समृद्ध भारत और एक शक्तिशाली भारत का निर्माण हो रहा है, तो श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। अरे अब तो हम नहीं, जमाना कहता है, पाकिस्तान वाले आजकल कह रहे हैं
या अल्लाह हमारे पास भी नरेंद्र मोदी होता। ये हम नहीं कह रहे, ये दुनिया कह रही है, जमाना कह रहा है। और आप देखिए यूक्रेन और रूस का युद्ध हुआ, हमारे बच्चे फंसे युद्ध में, परिजन परेशान थे कि बच्चे वापस लौटेंगे कि नहीं लौटेंगे। मोदी जी ने एक फोन किया रूस के राष्ट्रपति को, दूसरा फोन किया यूक्रेन के राष्ट्रपति को और कहा कि भारत के बच्चे निकल रहे हैं, तिरंगा लेके निकलेंगे और जब मेरे बच्चे निकले तो किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। तिरंगा लेके भारत के बच्चे निकले, रूस ने भी युद्ध रोक दिया, यूक्रेन ने भी युद्ध विराम कर दिया और शान से तिरंगा झंडा लेके अपने बच्चे वापस लौट आए। अभी अभी तुर्किया में जो भूकंप आया, कौन के डॉक्टर गए, कौन की सेना गई? ये नरेंद्र मोदी हैं जिन्होंने वहां की तुर्किया की जनता की भी बेहतर सेवा करके एक नया इतिहास रच दिया। वैक्सीन कितनी लगी मैं विस्तार में नहीं जाना चाहता, लेकिन सचमुच में मैं कह रहा हूं ये अद्भुत युग है। और भगवान श्री कृष्ण ने गीता में एक श्लोक कहा था, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब धर्म की हानि होगी, अधर्म बढ़ेगा, पाप बढ़ेगा, अनाचार बढ़ेगा, अत्याचार बढ़ेगा, तब तब धर्म की रक्षा और अधर्म के नाश के लिए, दुष्टों के संहार और सज्जनों को उद्धार के लिए मैं बार बार आऊंगा। और सचमुच में मुझे लगता है कि भारत के इसी कल्याण के लिए नरेंद्र मोदी जी आज भारत के प्रधानमंत्री हैं। एक एक काम गिनाए तो घंटों लग जाएंगे, लेकिन एक तरफ मोदी जी के नेतृत्व में अपना देश आगे बढ़ रहा है, वहीं मेरे कार्यकर्ता बहनों और भाइयों, आज दिल से बताना, अंतरात्मा से बताना, बताओ अपना प्रदेश आगे बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा? एक स्वर में बताओ, आगे बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा? अब मैं सवा साल की सरकार की याद दिला दूं, याद है कि भूल गए? कैसी थी वो सरकार कमलनाथ की? अरे जोर से बताओ। पूरे मध्य प्रदेश को घोटालों का प्रदेश बना के रख दिया था, बल्लभ भवन दलालों का अड्डा बन गया था, अपराधी खुल के खेलते थे। मोदी जी की सारी योजनाएं, अरे पीएम किसान सम्मान निधि के नाम नहीं भेजे कमलनाथ ने, क्योंकि पीएम का नाम हो जाएगा, किसान मरे तो मर जाए, मोदी जी का नाम नहीं हो जाए। इन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना के मकान नहीं बनने दिए, वो वापस लौटाने का पाप किया। और आदरणीय नड्डा जी, मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं, जल जीवन मिशन 2019 में कमलनाथ ने लागू नहीं होने दिया मध्य प्रदेश में, क्योंकि 50% पैसा मध्य प्रदेश को देना था, लेकिन प्रधानमंत्री जी का ठप्पा लगा था, इसलिए लोग प्यास से मरे तो मर जाएं। कितना अहित प्रदेश का किया है, एक एक करके सारी योजनाएं बंद कर दी, सारी योजनाएं। मैं नाम गिनाऊंगा योजनाओं के तो घंटों लग जाएंगे। अरे मेरी बहनों, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना कह दिया 51,000 दूंगा, और बाद में बेटियों की शादी हो गई, डोली उठ गई, बिटिया ससुराल चली गई, भांजे भांजी भी आ गए, लेकिन कमलनाथ का पैसा नहीं आया। बोलो आया क्या? बताओ। संबल योजना गरीबों की बंद कर दी। मेरी बहनें बैठी है, कोई गरीब बहना बेटा बेटी को जन्म देती थी तो जन्म के पहले 4,000, जन्म के बाद 12,000 देते थे, वो संबल बंद कर दी। मेरे भांजे भांजियों के लैपटॉप छीन लिए कमलनाथ ने। 12वीं में अच्छे नंबर लाते थे, मामा लैपटॉप दिलवाता था कि नहीं? वो लैपटॉप छीन लिए। मैं कितना घंटों लग जाएंगे। बेईमान कमलनाथ ने सारे हमारी जन कल्याणकारी योजनाएं बंद कर दी, अपराधी खुल के खेलते थे। और कार्यकर्ता साथियों, ये मत भूलना रे, कई कार्यकर्ताओं की दुकानों और घरों पे बुलडोजर चलवाए थे। भूल गए कि याद है? अरे जोर से बताओ, भूल गए कि याद है? प्रधानमंत्री जी की सारी योजनाएं रोक दी, प्रदेश का कितना बड़ा अहित किया। और 1.25 साल के बाद फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई। आज ईमानदारी से बताना, प्रदेशों में सड़कों का जाल किसने बिछाया है?
जोर से बताओ किसने बिछाया है? सिंचाई की व्यवस्था 7.5 लाख हेक्टेयर से बढ़ा के 45 लाख हेक्टेयर कौन ने की है? बिजली की बेहतर व्यवस्था कौन ने की है? अरे कार्यकर्ता बहनों और भाइयों, जब दिग्विजय मुख्यमंत्री थे, मध्य प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय थी 11,000, आज बढ़ के 1,40,000 रुपया प्रति व्यक्ति आय हो गई है। किसानों के कल्याण की कई योजनाएं गिनाऊंगा तो घंटों लगेंगे। कमलनाथ ने तो कहा कर्जा माफ, और बाद में पलट गया। अरे अब उस कर्जा माफ का जो ब्याज चढ़ गया किसान के सिर पे, वो ब्याज की गठिया भी अब मामा उतरवाने का काम कर रहा है। केवल तबाह और बर्बाद करने का काम उस समय किया। लेकिन आज मैं बहुत लंबी बात नहीं करूंगा, आदरणीय नड्डा जी को हम सुनेंगे, लेकिन आज दिल से फिर बताना, एक तरफ विकास के काम और दूसरी तरफ गरीब माता बहन किसान और नौजवानों के कल्याण के काम, बताओ हो रहे कि नहीं हो रहे? एक ही योजना ले लो, बहनों की योजनाएं, लाडली लक्ष्मी योजना, और लाडली लक्ष्मी तो बाद में अपन ने फिर से शुरू कर दी। गरीब बहन अगर बेटा बेटी को जन्म देगी तो जन्म के पहले 4,000 और जन्म के बाद 12,000 पैदा होने के पहले व्यवस्था कर दी कि कम से कम 16,000 रुपया मेरी लाडली बहनों को मिल जाए, ताकि डिलीवरी के बाद घर पर रह के आराम भी कर सके। लाडली लक्ष्मी योजना 44,40,000 लाडली बेटियां, फिर पढ़ाई की योजना, स्कॉलरशिप की योजना, एक नहीं मैं गिनाऊंगा, शादी की योजना, और अब आई है मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना। बताओ कैसी है ये योजना? जोर से बताओ कैसी है? आपके बूथ में सबको पता चल गया कि नहीं? तो आज सब बूथ अध्यक्ष आए हैं, बूथ के योद्धा। आज आपसे निवेदन करना चाहता हूं, बहुत संक्षिप्त में निवेदन करूंगा कि लाडली बहना योजना को ढंग से पढ़ लेना। लाडली बहना में जिन बहनों की आय 2.5 लाख रुपया प्रति वर्ष से कम है, वो सब आएंगी। परिवार की आय, पूरे परिवार की मिला के 2.5 लाख रुपया से कम, 23 से लेकर 60 साल तक की उम्र की विवाहित बहनें, और उन सब बहनों को अभी हमारा चल रहा है आवेदन भरने का काम, कल से प्रारंभ हुआ है। कल से प्रारंभ हुआ है। इन बहनों के खाते में 1,000 रुपया हर महीना हम डालने वाले हैं। और एक बात ये सुन लेना, ये कोई फ्री का वो नहीं है। कई अलग अलग चीजों की जरूरत बहनों को होती है, तो इस पैसे का वो दुरुपयोग नहीं करेंगी, सदुपयोग करेंगी। वो बच्चों के लिए फल खरीदेंगी, दूध खरीदेंगी, दाल खरीदेंगी और जरूरी सामान खरीदेंगी, थोड़े बहुत पैसे बचा के भी रख लेंगी। अभी तक तो मायके अगर जाना होता था तो पतिदेव से कहती थी जरा 500 रुपया तो दे दो, तो वो डांट देते नहीं है, कहां से दे दूं। लेकिन वो अब आड़े वक्त के लिए पैसा भी बचा के रखेगी, और जब कभी साहब को पैसे की जरूरत पड़ेगी, कहीं मिलेगा नहीं, चेहरा उतर जाएगा, तो फिर तमक के कहेगी चिंता मत करो गुड्डू के पापा, ये ले जाओ मेरे पास रखे। पैसा होगा तो बहनों की इज्जत बढ़ेगी। सास भी कहेगी कि बहू के खाते में हर महीना 1,000 रुपया आ रहे हैं, तो रोटी में घी चुपड़ चुपड़ के खिलाओ। और सासू जी की 600 के पेंशन भी हो जाएगी 1,000, तो बहू भी कहेगी सोने के पहले जरा माता जी के पांव तो दबा दूंगा। परिवार की हालत बदल जाएगी, पोषण का स्तर सुधर जाएगा। फॉर्म भरे जाने आवेदन के 25 से लेके 25 मार्च से 30 मई तक मेरा आप सब बूथ के कार्यकर्ताओं से निवेदन है, उन बहनों को सहयोग करो। पूरी सूची बनाओ अपने अपने बूथ में, कितनी बहनें उसमें आएंगी, फिर उनसे आवेदन भरवाओ। आवेदन भरवा के हर गांव में, सबको पता है कि नहीं, हर गांव में आवेदन भरे जाएंगे, हर वार्ड में आवेदन भरे जाएंगे, और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। और कोई चीज नहीं लगेगी, जरा ध्यान से मेरी बात सुन लेना। कोई मूल निवासी प्रमाण पत्र नहीं, कोई आय प्रमाण पत्र नहीं। फिर 2.5 लाख रुपया की आय कैसे होगी? तो बहन कह देगी स्वघोषित आय कि मेरी 2.5 लाख से कम है, तो मान ली जाएगी
कोई मूल निवासी प्रमाण पत्र के लिए भटकने की जरूरत नहीं है। नहीं तो कई बहनें दौड़ रही है, मूल निवासी प्रमाण पत्र चाहिए, आय का प्रमाण पत्र, कोई प्रमाण पत्र नहीं। बहनें कहेंगी हम मानेंगे, कोई गलत लाभ लेगा तो बाद में जांच होगी, कोई गलत करेगा तो कार्रवाई हो जाएगी, लेकिन कोई कागज की जरूरत नहीं है। नंबर 1, जो गया है आवेदन वो ही भरवाना, आप अपने हाथों से भरो और उसके बाद जमा करवाओ। गांव में ही उसको कंप्यूटर में फीड कर दिया जाएगा, वहां पीने के पानी की व्यवस्था कर दो, पार्टी का बैनर अपने लगा लो, इस सेवा के कार्यकर्ता में इस काम में लग जाओ। और दोस्तों देखो, EKYC जरूरी है, लेकिन EKYC बने इसलिए कॉमन सर्विस सेंटर में या MP ऑनलाइन सेंटर पे उनको बनवाना पड़ेगा, लेकिन पैसा नहीं लगेगा, क्योंकि हर EKYC के 15 रुपया अपन ने पहले ही जमा करवा दिए हैं, तो एक नया पैसा कहीं नहीं लगेगा उनको। और कहीं अगर सिग्नल नहीं आएंगे, कनेक्टिविटी कम होगी, तो सीधे गाड़ी में बिठा के हम ले जाएंगे जहां कनेक्टिविटी होगी उस सेंटर पे। गाड़ी के पैसे भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार भरेगी, बहनों को एक पैसा नहीं लगेगा। और इसलिए मैं सब कार्यकर्ता बहनों और भाइयों से अपील करता हूं, दिन रात जी जान से आप जुट जाओ आवेदन भरवाने में, ये सेवा का काम है। और माननीय नड्डा जी ने सेवा ही संगठन हमको मंत्र दिया है, अपनी इन योजना को ठीक से नीचे लागू करवा के उनको लाभ दिलवा दो मेरे कार्यकर्ता बहनों और भाइयों। बोलो सब लाभ दिलवाएंगे, सब दिलवाएंगे। वैसे मैं आपको धन्यवाद और बधाई दे रहा हूं, प्रदेश अध्यक्ष जी को भी धन्यवाद दे रहा हूं। हमने अभी CM जनसेवा के शिविर लगाए थे और तब अपने कार्यकर्ता जुटे थे, गांव गांव में शिविर लगाए और प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि योजनाओं का सबको लाभ मिले, सैचुरेट हो जाना चाहिए, तो 83 लाख नए नाम हमने जोड़ दिए अलग अलग योजनाओं में। बोलो जुड़े कि नहीं जुड़े? 83 लाख नाम जोड़ दिए। और फिर विकास यात्राएं भी निकली। बताओ विकास यात्राएं कैसी निकली? ऐसे नहीं, अच्छे से बताओ कैसे निकली विकास यात्राएं निकली। उसमें जो आपने सहयोग किया और लोगों को लाभान्वित करवाया, उसके लिए भी धन्यवाद देता हूं। और एक बात और कहते, वैसे तो अनेकों योजनाएं हैं, एक मुख्यमंत्री ई-स्कूटी योजना, उस योजना में 12वीं क्लास में जो बेटियां अपने स्कूल में पहले नंबर पे आएगी उसको ई-स्कूटी दी जाएगी। हर स्कूल में जो पहले नंबर पे आएगी वो योजना पूरी पढ़ लेना। केवल एक योजना के बारे में मैं और बता के बात खत्म करूंगा, और ये योजना अभी अभी हमने युवा नीति लॉन्च की। देखो मेरे बेटे बेटियों, बहनों भाइयों, रोजगार बड़ी समस्या है। प्रधानमंत्री जी ने रोजगार देने का अभियान चलाया हुआ है, नियुक्ति पत्र बांटते हैं। मध्य प्रदेश में भी अभियान चल रहा है। नौजवान मित्रों, 1,24,000 पदों पर सरकारी भर्तियों को करने का काम चल रहा है। और अभी एक फैसला और कर लिया, अब कितनी भी भर्तियों के लिए परीक्षा दो, केवल एक बार शुल्क जमा करना पड़ेगा, बार बार शुल्क जमा नहीं करना पड़ेगा। लेकिन एक योजना बनाई हमने, मुख्यमंत्री युवा कौशल कमाई योजना। 2-3 मिनट में इस योजना के बारे में सुन लेना। जो बेरोजगार बेटे बेटी हैं, शिक्षित बेरोजगार, जिनने 12वीं पास कर ली या ग्रेजुएशन पूरा कर लिया, कांग्रेस या दूसरी पार्टियां कहती बेरोजगारी भत्ता। अरे चिड़िया अपने बच्चों को घोंसला नहीं देती, अपने बच्चों को पंख देती है ताकि वो ऊंची उड़ान उड़ सके। ये कमलनाथ ने भी वादा किया था बेरोजगारी भत्ते का। बताओ बेरोजगारी भत्ता दिया था क्या? कोई बेरोजगारी भत्ता ही नहीं दिया। हम बेरोजगारी भत्ता नहीं देंगे। जो देने की बात करते हैं वो धोखा देते हैं, कई शर्तें लगा देते हैं, केवल वोट की बात करते हैं। हम बेरोजगारी भत्ता नहीं देंगे, हम अपने बच्चों को पंख देंगे। और उसका मतलब हम उन बच्चों को काम सीखने भेजेंगे, और काम सीखने पर उनको हर महीना 8,000 रुपया दिया जाएगा 12वीं पास बेटे बेटियों को। और काम कौन कौन से, चाहे वो निर्माण के क्षेत्र फैक्ट्रियों में हो, छोटी फैक्ट्री हो, बड़ी फैक्ट्री हो, इंजीनियरिंग हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो,
मैकेनिकल हो, सिविल हो, प्रबंधन का कोई क्षेत्र हो, गिग इकोनॉमी हो, सेवा सेक्टर हो, मतलब होटल मैनेजमेंट, टूरिज्म ट्रेवल, अस्पताल, रेलवे, आईटी, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, बैंकिंग, बीमा, लेखा, चार्टर्ड अकाउंटेंट, मीडिया, कला, कानून और विधि का क्षेत्र, कहीं भी ये बच्चे काम सीखेंगे तो 8,000 रुपया महीना मिलेंगे साल भर तक, ताकि वो ऐसा काम सीख जाए कि काम सीखने के बाद उनको परमानेंट रोजगार मिल जाए, उनके हाथों में कौशल आ जाए। ये अपने तरह की अद्भुत योजना है जो हमारे बच्चों को निराश नहीं होने देगी। युवा मोर्चे को इस योजना के क्रियान्वयन पर भी लगना है। तो मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, एक तरफ प्रदेश का विकास, दूसरी तरफ विभिन्न योजनाएं और तीसरे तरफ माफियाओं का सफाया। आज मध्य प्रदेश की धरती पर एक भी अपराधी नहीं बचा है, चाहे अब्दुल रज्जाक हो और चाहे प्यारे मियां हो, सब जेलों में सड़ रहे हैं। अभी अभी 6 नक्सलवादी हमने मारे, आतंकवादी पीएफआई के हो चाहे और कहीं के हो, उनको सबक सिखाया जाता है और दुराचारियों को मध्य प्रदेश में फांसी के फंदे पे लटकाया जाता है। अभी तो एक योजना और हमने बनाई है, 1 अप्रैल, नोट कर लेना, 1 अप्रैल से शराब के साथ जितने अहाते थे सब दारू के अहाते बंद कर दिए जाएंगे। उस दिन तो अध्यक्ष जी अहाता बंद दिवस मनाना चाहिए हमको, अहाता बंद दिवस, और महिलाओं के जुलूस निकलने चाहिए ताकि इस बुराई से भी मुक्त कर दें। और दूसरी तरफ महाकाल महालोक बना है, एक नहीं अनेकों ऐसे, मैं बहुत विस्तार में उसके नहीं जा रहा, लेकिन सांस्कृतिक आधार पर भी लगातार हम काम कर रहे हैं। महाकाल महालोक देखा कि नहीं कोई ने? जिनने देखा हाथ उठाओ। प्रधानमंत्री जी ने लोकार्पित किया। कोई ये काम कर सकता था? ये काम कर रही है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार। तो आज बताना दिल से कैसी काम कर रही है हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी जी की सरकार? जोर से बताओ कैसा काम कर रही है? और अपने प्रदेश की सरकार कैसे काम कर रही है? अरे और जोर से बताओ कैसा काम कर रही है? तो फिर से अपनी सरकार बननी चाहिए कि नहीं? दिल से कह रहे हो? अब कोई को कोई शिकायत तो नहीं है? मामा से नाराज तो नहीं हो? तो आओ फिर संकल्प लो। अध्यक्ष जी ने दिलाया, एक बार मैं और दिला देता हूं कि ये 36 की 36 विधानसभा सीटें हमारे बूथ के योद्धा, बूथ प्रमुख और उनकी टीम ऐतिहासिक बहुमत से भारतीय जनता पार्टी को जिताएगी। तैयार हो? तो उठाओ दोनों हाथ, बांधो दोनों मुट्ठी और मेरे साथ बोलो, भारत माता की, महाकाल महाराज की, नर्मदा मैया की, हर हर महादेव। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय। आपने फिर मध्य प्रदेश के विकास के संकल्प को हम सब कार्यकर्ताओं के समक्ष दोहराया है। हम सब कार्यकर्ता आपके संकल्प के साथ हैं। अब मैं आज के इस संभागीय बूथ अध्यक्षों के सम्मेलन का एक मिनट रुक जाए, 1 मिनट। ये जो बहन कुछ देना चाहती है, कार्यकर्ता नहीं है, लेकिन उनको उठा के इधर लाना। मैं अध्यक्ष जी के भाषण के बाद जरूर उनकी बात सुनूंगा, उनको सामने उधर ले जाके बिठा दें, लेकिन ये कार्यकर्ताओं के सम्मेलन को डिस्टर्ब ना करें। अब मेरे साथ बोलिए, भारत माता की जय। जोर से बोलिए, भारत माता की जय। और दोनों हाथ ऊपर उठा के ताली बजा के आप आमंत्रित कीजिए माननीय नड्डा जी को। आइए नड्डा जी, हमको संबोधित कीजिए। माननीय नड्डा जी, तालियां बजा के अभिनंदन कीजिए। सभी तालियां बजाकर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को आमंत्रित करेंगे।
बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज के इस बूथ अध्यक्ष के सम्मेलन में मंच पर उपस्थित हमारे प्रदेश के जुझारू और कर्मठ अध्यक्ष श्री विष्णुदत्त शर्मा जी, हमारे बहुत ही लोकप्रिय और यशस्वी मुख्यमंत्री सम्मानीय शिवराज सिंह चौहान जी, हमारे संसदीय बोर्ड के सदस्य और मध्य प्रदेश के वरिष्ठ नेता श्री सत्यनारायण जटिया जी, शिव प्रकाश जी, हमारे राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री अजय जमवाल जी, मुरलीधर राव जी, हमारे प्रदेश के प्रभारी रमाशंकर कठेरिया जी, प्रदेश के सह प्रभारी, हमारे राष्ट्रीय महामंत्री कैलाश विजयवर्गीय जी, भारत सरकार में मंत्री श्री नरेंद्र तोमर जी, हमारे भारत सरकार में मंत्री ज्योतिरादित्य जी, केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार जी, हमारे केंद्रीय मंत्री और हमारे साथी प्रहलाद पटेल जी, फग्गन सिंह कुलस्ते जी जो भारत सरकार में मंत्री हैं, पूर्व में अध्यक्ष रहे, और हमारे सांसद राकेश सिंह जी, ओम प्रकाश ध्रुवे जी, सुधीर गुप्ता जी, लाल सिंह आर्या जी, नरोत्तम मिश्रा जी, जयभान सिंह पवैया जी, राजेंद्र शुक्ला जी, और हमारी महामंत्री और सांसद बहन कविता पाटीदार जी, सम्मानित मंच और यहां उपस्थित हमारे बूथ के सभी अध्यक्षगण, मुझे बताया गया कि बड़ी संख्या में सभी बूथ अध्यक्ष यहां आए हैं। आप सब लोगों का इस बूथ अध्यक्ष के सम्मेलन में अभिनंदन है, स्वागत है। साथ ही साथ नवरात्रों में आज जो भूमि पूजन कार्यालय का करने का मुझे सौभाग्य मिला और हमारे साथियों के साथ मिलकर पूजन करने का मौका मिला, आप सबको उसकी भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। मित्रों, मैं बैठा बैठा सोच रहा था कि हम सब लोग कितने भाग्यशाली हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में 2023 में खड़े हैं, जब भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बन गई। हम कितने भाग्यशाली हैं कि हम आज कार्यालय का भूमि पूजन करते हैं, तो वह भूमि पूजन भी कार्यालय देश का, पार्टी का एक सबसे बड़ा कार्यालय का सपना देखते हैं। हम कितने बड़े भाग्यशाली हो गए कि हम एक संभाग के 35 या 36 विधानसभा के 36 विधानसभा के बूथ अध्यक्षों का सम्मेलन करते हैं, तो वह सम्मेलन जनसभा में परिवर्तित हो जाता है। यह हमारी को देखने की जरूरत है। यह हमारी ताकत, यह हमारी परिस्थिति, इससे जहां हमको आत्मसंतोष करना चाहिए, वहीं उन कार्यकर्ताओं को भी आज के दिन याद करना चाहिए जिन्होंने 4-4 पीढ़ियां खपा दी और तब जाकर के भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनी। आज हम कार्यालय की बात कर रहे हैं। मैं आपके साथ बताना चाहता हूं, 2014 में जब मोदी जी को संसदीय दल का नेता चुन लिया गया था, वो पार्टी कार्यालय आए थे और उन्होंने हम लोगों से चर्चा की थी और पूछा कि हमारे कितने कार्यालय बने हैं, पार्टी के पास कहां कहां कार्यालय हैं। हम लोगों ने कहा कि कुछ कोशिश हो रही है, प्रदेश के लोग लगे हैं। उन्होंने कहा हमें संकल्प लेना चाहिए
कि हर जिले में भारतीय जनता पार्टी का एक अच्छा कार्यालय बनना चाहिए। और आपको जानकर के खुशी होगी कि 290 कार्यालय बन चुके हैं। आपको जानकर खुशी होगी 115 कार्यालय बन रहे हैं। और आपको जानकर के खुशी होगी कि 123 कार्यालय की जमीन ले ली गई है, कार्य शुरू होने वाला है और उसको भी हम काम करेंगे। यह कार्यालय जिसका आज शिलान्यास मैंने किया, यह मोस्ट मॉडर्न कार्यालय होगा। 1000 से ज्यादा तो यहां पर सभागार होगा, 1000 से ज्यादा की कैपेसिटी का। 4 कॉन्फ्रेंस हॉल होंगे, 4 बैठकों के कक्ष होंगे। मॉडर्न एमिनिटी से ये सुसज्जित होगा। दुनिया के वर्ल्ड क्लास स्टैंडर्ड में जो कार्यालय की जरूरतें होती हैं, वह सब भोपाल के कार्यालय दीनदयाल परिसर में मौजूद होगा। इसके लिए मैं विशेष करके आपको बधाई देता हूं। और यहां एक बात और भी कहता हूं कि यह भारतीय जनता पार्टी का ऑफिस नहीं है, यह कार्यालय है, यह संस्कार केंद्र है। यहां कार्यकर्ता आकर के संस्कार लेता है। हमारे नेताओं की बातचीत फॉर्मल और इनफॉर्मल से वो सीखता है। हमारे वरिष्ठ नेताओं की जीवन गाथा वो लाइब्रेरी में पढ़ता है। उसे बैठक लेने की आदत का तरीका बताया जाता है और किस तरीके से संवाद को आगे बढ़ाया जाता है, इसकी कला से लेकर अपने जीवन को खपाकर विचार के लिए लगा देना, इसका भी वो संस्कार लेकर के जाता है। उसको हम कार्यालय बोलते हैं। और ऐसे कार्यालय के निर्माण के लिए आज का नवरात्रों में यह दिन चुना गया। मैं पुनः आप सबको इसके लिए बधाई देता हूं और आपको इसके लिए शुभकामनाएं देता हूं। मित्रों, अभी अभी चर्चा हो रही थी कि हमने नॉर्थ ईस्ट में सरकार बनाई है। हमने मेघालय में भी एनडीए की सरकार बनाई, हमने नागालैंड में भी एनडीए की सरकार बनाई और हमने त्रिपुरा में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमने दोबारा सरकार बनाई। यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए, यह भी हमको जानना चाहिए। जिस दिन नतीजे आए थे उस दिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक बात कही थी कि यह 3 मंत्रों पर तय है, त्रिवेणी पर यह तय हुआ है। और एक एक मंत्र, 3 मंत्र सिर्फ 3 नहीं होते, 1 और 1 और 1 मिलाकर 111 होते हैं। और वह मंत्र क्या था कि भाजपा का, कि सरकार का काम। वो मंत्र क्या था? भारतीय जनता पार्टी के संगठन और सरकार की संस्कृति। और वो मंत्र क्या था कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का समर्पित सेवा भाव, जिससे वो जनता की सेवा करता है, उसको लेकर के आगे चलना है। मैं ये बात यहां के लिए भी कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता एक समर्पित भाव से काम कर रहा है, सरकार भी समर्पित भाव से काम कर रही है और सेवा भाव के माध्यम से हम जनता की सेवा के लिए समर्पित हैं। और इसलिए ये जो उत्साह मैं आप लोगों का देख रहा हूं, जो जोश मैं देख रहा हूं, मैंने सुबह भी कहा था, यह आने वाले समय का संदेश दे रहा है कि एक बार फिर भाजपा, उसको हम पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। मित्रों, अभी अभी शिवराज जी ने आपके सामने बहुत अच्छे शब्दों में बताया कि देश मजबूत हो रहा है, देश आगे बढ़ रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं है। यह भी हमारे लिए बहुत भाग्य की बात है कि हम ऐसे समय में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बने हैं जब विरोधी भी हमारे से टकराने में अपने आप को असमर्थ महसूस करते हैं। यह भारतीय जनता पार्टी की ताकत बन गई है। और मैं बैठा बैठा सोच रहा था, ये समय गला खराब करने का नहीं है, ये विरोधियों की हालत खराब करने का समय है। अब तो उनको हमको टक्कर देकर के बताना है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही।
और मैं बूथ के कार्यकर्ताओं से निवेदन करूंगा कि आप लोग तर्कों के आधार पर, मुद्दों के आधार पर, विषयों के आधार पर जनता के बीच में जाइए। जनता आपका इंतजार कर रही है, आप यशस्वी बनेंगे, आप उन तक पहुंचे, इस बात की जरूरत पड़ेगी। और जब मैं ये कहता हूं कि हम एक ताकतवर देश हैं, तो कहने के लिए नहीं कह रहा हूं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक मंत्र दिया था और वो मंत्र था रिफॉर्म। नीतियों में परिवर्तित करो, ट्रांसफॉर्म, उसकी पॉलिसीज को लागू करो और परफॉर्म करो और उसके माध्यम से आगे बढ़ो। आज अगर देश की मैं स्थिति देखूं तो हम ये कह सकते हैं कि भारत आज एक बदला हुआ देश है। स्मार्टफोन, इस स्मार्टफोन को इस्तेमाल करने में और इसके डाटा कंजम्पशन में आज भारत नंबर 1 पर खड़ा है, यह हमको याद करना चाहिए। उसी तरीके से ग्लोबल फाइनेंस की टेक्नोलॉजी में, दुनिया में फाइनेंस की टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करने में भारत आज नंबर 1 पर खड़ा है। इंडिया इज नंबर 1। अगर मैं बात करूं डिजिटलाइजेशन में, और मैं यहां आपको उन कांग्रेसी साथियों की भी याद दिलाऊंगा, जब प्रधानमंत्री मोदी जी कह रहे थे कि आधार कार्ड के साथ जोड़ करके डिजिटल पेमेंट होगी, तो उस समय जो लोग भ्रष्टाचार में लिप्त थे, आकंठ डूबे हुए थे, वो कहते थे कि भारत में तो डिजिटलाइजेशन हो ही नहीं सकता है, यहां तो इंटरनेट की फैसिलिटी ही नहीं है, यहां तो गांव का गरीब व्यक्ति अनपढ़ है, वो डिजिटल कैसे ट्रांजैक्ट करेगा। मित्रों, यूपीआई, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस दुनिया में सबसे आगे खड़ा है और दुनिया के डिजिटल पेमेंट में भारत का हिस्सा 40% हो गया है। भारत 40% उसका इस्तेमाल कर रहा है। और उसी तरीके से इस्पात के मैन्युफैक्चर में हम दूसरे नंबर पर खड़े हो गए। और उसी तरीके से ऑटो इंडस्ट्री में, एक समय में हम ऑटो इंडस्ट्री के बारे में, मार्केट के बारे में सुनते थे तो हमारे दिमाग में अमेरिका आता था, हमारे दिमाग में यूरोप आता था, हमारे दिमाग में जापान आता था। टोयोटा और डैटसन, ये जापानी गाड़ियां हमारे दिमाग में घूमती थी जब हमारे यहां एम्बेसडर और फिएट होते थे। आज मित्रों, दुनिया में ऑटो मार्केट में, ऑटोमोबाइल मार्केट में देश जापान को ओवरटेक करके तीसरे नंबर पर खड़ा हो गया है। यह भी हमको याद रखना चाहिए। मित्रों, मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूं। अभी G20 की हम अध्यक्षता कर रहे हैं। G20 ऐसे समय में हो रहा है जब हम सारी दुनिया कोरोना से बाहर आई है। G20 ऐसे समय में हो रहा है जब सभी जगह पर हमारे कोरोना के साथ साथ एक आर्थिक मंदी, विशेष करके यूक्रेन की लड़ाई के कारण, सप्लाई चेन की समस्या के कारण सभी जगह के अर्थव्यवस्था सिकुड़ती जा रही है। सभी जगह की अर्थव्यवस्था सिकुड़ती जा रही है। लेकिन आपको जानकर के खुशी होगी कि दुनिया में इससे विपरीत आज भारत खड़ा है। और भारत, जिसको ब्रिटेन ने 200 साल राज किया, आज भारत उसको ओवरटेक करके, पछाड़ के 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था दुनिया में बन गई है। और ये छलांग कहां से लगाई है? 10वें नंबर से उठ करके हम 5वें नंबर पर पहुंच गए। ये भारत की अर्थनीति हो गई। और इसका कारण मालूम है आपको क्या है? इसका कारण है कि दुनिया अर्थ की नीति में समय पर फैसला नहीं कर पाई, जबकि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री समय पर सही और बोल्ड डिसीजन, कड़े फैसले लेने की ताकत रही। इसलिए आज हमारी अर्थव्यवस्था सिकुड़ने के बजाय फैलती हुई आगे बढ़ रही है और एक बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में आगे खड़ी हुई है। मित्रों, मैं यहां आपसे जब विकास की चर्चा कर रहा हूं तो मैं आप मध्य प्रदेश के बारे में भी चर्चा करना चाहूंगा। मध्य प्रदेश में अगर आपने 17वां प्रवासी दिवस मनाया और उज्जैन के अंदर
इंदौर के अंदर आपने जो ये प्रवासी दिवस मनाया, वह प्रवासी दिवस सिर्फ इंदौर या मध्य प्रदेश नहीं है, वह प्रवासी दिवस दुनिया के नक्शे पर मध्य प्रदेश और इंदौर को खड़ा करता है। इस बात को भी हमको समझना चाहिए। मैं शिवराज जी को बधाई देना चाहूंगा, मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को उनको धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने प्रवासी दिवस मनाने के लिए इंदौर शहर को चुना और मध्य प्रदेश में उस कार्यक्रम को किया। दुनिया के नक्शे पर स्थापित हुआ, वेयर इज इंदौर, वेयर इज मध्य प्रदेश, और वहां पर दुनिया का प्रवासी दिवस मनाया गया। मित्रों, रेलवेज में आज मध्य प्रदेश के लिए अकेले 33 रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं और 5,872 किलोमीटर की रेल लाइन डिफरेंट स्टेजेस में काम कर रही हैं, उस पर काम चल रहा है। कहीं ब्रॉड गेज, कहीं इलेक्ट्रिफिकेशन, कहीं नई रेलवे लाइन, इस तरीके से, और उसमें 84,460 करोड़ रुपए खर्च होने का प्रावधान किया गया है। उसी तरीके से हमारे रानी कपलावती रेलवे स्टेशन पर उसका रीडेवलपमेंट किया गया, उसकी कायाकल्प भी की गई, वह भी आप सबके सामने है, वह भी आपने देखा है। उसी तरीके से अमृत भारत में 80 रेलवे स्टेशन ऐसे ढूंढे गए हैं जिनको रीडेवलप करने की योजना बनाई गई है। और अगर मैं उड़ान की बात करूं तो मैं यहां ज्योतिरादित्य सिंधिया जी बैठे हैं, उनको भी मैं बधाई देना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश में उड़ान के नाम पर उन्होंने एक नई योजनाओं के माध्यम से मध्य प्रदेश को देश के नक्शे पर खड़ा करने का प्रयास किया है। और दतिया में, ग्वालियर में, पंचमढ़ी में, रीवा में प्रोजेक्ट्स को आइडेंटिफाई करके वहां एयरपोर्ट्स बनाने का काम शुरू हुआ है। इसके लिए मैं विशेष करके बधाई देना चाहता हूं। अगर मैं मध्य प्रदेश की बात करूं तो बजट के एलोकेशन में मध्य प्रदेश जनसंख्या में कम होने के बावजूद भी बजट के एलोकेशन में वन ऑफ द टॉप स्टेट्स खड़ा है, यह भी हमको ध्यान रखना चाहिए। और उसी तरीके से मुझे भी खुशी है कि यहां मेडिकल कॉलेजेस को खोलने में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के आशीर्वाद से मध्य प्रदेश उन स्टेट्स में से है जहां सबसे ज्यादा मेडिकल कॉलेज खुलने का काम हुआ है। 14 मेडिकल कॉलेज आपको पिछले 9 साल में मिले हैं, यह भी आपको ध्यान रखना चाहिए। यह मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि जब आप बूथ पर जाते हो तो लोगों को बताओ कि किसी जिले में मेडिकल कॉलेज आने का मतलब क्या बनता है। यह मेडिकल कॉलेज अकेला नहीं आता है, मेडिकल कॉलेज के साथ साथ उस जगह की तस्वीर बदल जाती है, तकदीर बदल जाती है, दवाइयों की दुकान खुलती है, एक नए तरीके से वहां योजनाएं शुरू होती हैं, डायग्नोस्टिक सेंटर्स खुलते हैं, और साथ ही साथ हर साल 100 बच्चा डॉक्टर बनकर के एक जिले में निकलता है। यह परिस्थिति आकर के खड़ी होती है। इसलिए मित्रों, अगर मैं गिनाने लगूं 14 मेडिकल कॉलेजेस तो आपके ध्यान में आएगा दतिया, खांडवा, रतलाम, शहडोल, विदिशा। अब शहडोल की बात करूं और विदिशा की बात करूं, कोई 10 साल पहले सोच सकता था? अब 25 हो गए, अब 25 हो गए। मुझे बता रहे हैं कि 14 नहीं 25 हो गए मेडिकल कॉलेज। यह भी एक स्थिति आकर के खड़ी हुई है। जहां तक सड़क के कंस्ट्रक्शन का सवाल है, आपने देखा होगा चाहे 27,000 करोड़ रुपए से कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। और मध्य प्रदेश के दृष्टि से अगर मैं कहूं तो ग्लोबल इन्वेस्टर्स के उसमें आपने लगभग 15 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट आज मध्य प्रदेश में हुआ है, 15 लाख करोड़ का। उसी तरीके से शिवराज जी की सरकार ने आज ये तय किया है कि 1,24,000 नौकरियां दी जाएंगी। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मित्रों, लोगों को बताओ कौन सी ऐसी सरकार है जो ऐलान करके नौकरियां देती हो, और वह भी 1,24,000 नौकरियां। मित्रों, इन सारी बातों को जनता के बीच में रखना यह हमारी जिम्मेवारी है। उसी तरीके से आज आप वीट में एक्सपोर्टर नंबर 1 बन गए हैं। उसी तरीके से एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर में आज मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहा है, 4,000 करोड़ रुपए लगा रहा है।
कमल पटेल साहब बैठे हैं, मैं उनको भी इसके लिए बधाई देना चाहता हूं कि आज एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर में एक बहुत बड़ा काम हुआ है। ओबीसी के वेलफेयर की कमीशन का वेलफेयर बोर्ड बनना, वह काम भी यहां पर हुआ है। उसी तरीके से मध्य प्रदेश में का कंट्रीब्यूशन जीडीपी में भी, वह भी 3% से बढ़ करके 4.8% तक हो गया है। यह हमारा कंट्रीब्यूशन मध्य प्रदेश में हुआ है। और रीवा में एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट वो भी अगर लगा है तो वह भी मध्य प्रदेश के रीवा में लगा है। यह भी हमको ध्यान में रखना होगा मित्रों। इसलिए गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित, पिछड़ा हुआ व्यक्ति, हमारा किसान भाई, इसकी चिंता अगर किसी ने की है तो ऊपर केंद्र सरकार को नेतृत्व देने वाले हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने की है, और धरती पर यहां लाने में शिवराज सिंह ने अपनी पूरी ताकत और उनकी टीम ने लगाई। इन बातों को हमको लोगों के सामने रखना है। फिर चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करें। अब देखिए, एक तरफ प्रधानमंत्री आवास योजना में यहां 47 लाख घरों के लिए सैंक्शन होता है, और एक समय कमलनाथ यहां बैठते हैं, ऐसे नाथ बैठ जाते हैं कि 1,24,000 मकान वापस कर दिए जाते हैं भारत सरकार को कि हमें नहीं चाहिए। आप बताइए, एक तरफ 47 लाख मकान मोदी जी सैंक्शन करते हैं, 37 लाख मकान बनाने का योजना शिवराज जी उसको धरती पर उतारते हैं, और वहीं हमारे कमलनाथ 15 महीने के लिए आए थे, 15 बड़े बड़े काम करके गए। उस काम में एक काम यह भी था कि आवास योजना का पैसा ले जाओ, हम नहीं बनने देंगे। इस तरीके का काम उन्होंने उठाया। आयुष्मान भारत को भी लागू नहीं होने दिया। उस समय उन्होंने उसको भी रोकने की कोशिश की, चलती हुई स्कीमों को रोकने की कोशिश की। हम उज्ज्वला योजना लाएं, महिला सशक्तिकरण करें। हम स्वच्छता अभियान लाएं, महिलाओं को डिग्निटी से जीने का रास्ता बताएं। हम योजनाओं को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना लाएं। मित्रों, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में 80 करोड़ लोगों को 2 वक्त की भोजन की व्यवस्था हो रही है, और भारत की अति गरीबी अब 1% से भी नीचे आ गई है। यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। यह बदलता भारत खड़ा हुआ है। लेकिन हमारे यहां हमारे जो ये कार्यकर्ता थे, जो हमारे ये सरकार थी, पिछली सरकार, उन्होंने ये सारी स्कीम रोक दी। उनको सशक्तिकरण नहीं चाहिए था, उनको महिलाओं का सशक्तिकरण करना ये बर्दाश्त के काबिल नहीं था। उनको ये इच्छा नहीं थी कि आम आदमी, गरीब आदमी, किसान आगे बढ़ सके। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में किसानों को 2-2 हजार रुपए हर चौथे महीने दिया जा रहा है। एक विकास के साथ जोड़ने की योजनाएं बन रही हैं। ये पसंद नहीं था विरोधियों को, ये भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। इसलिए मित्रों, मैं कार्यकर्ताओं को निवेदन करने आया हूं। आंकड़े और सारी चीजें बहुत अच्छे से आगे तक बताई जा सकती हैं। अभी ये लाडली बहना योजना जो आई है, लाडली लक्ष्मी बहना योजना, लाडली बहना योजना, इस योजना के तहत उन परिवारों को जिनकी साल की आमदनी 2.5 लाख से कम है, उनको हर महीने 1-1 हजार रुपए बहनों को दिया जाएगा। इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाएगा। उसी तरीके से हमारे इन सारी योजनाओं के लिए लगभग 1,24,000 नहीं 1,02,000 करोड़ रुपए इन सारी योजनाओं को लागू करने के लिए खर्च हो रहा है। यह आज परिस्थिति आकर के खड़ी हुई है। उसी तरीके से अगर हम देखें, युवाओं के लिए मुख्यमंत्री युवा कौशल योजना, कमाई योजना, इसके तहत हम युवाओं को 8,000 रुपए प्रति महीना देंगे और उनको ट्रेनिंग भी देंगे ताकि वो अपने पांव पर खड़े हो सके और समाज के बीच में वो प्रतिष्ठित रूप से अपना कमाई कर सके। इस बात का हम प्रयास कर रहे हैं। इसलिए योजनाओं के बारे में हम कहें, आज मुझे खुशी होती है कि मध्य प्रदेश में 2001 और 2 में प्रति व्यक्ति आय 11,718 रुपए थी। आज वो बढ़ करके प्रति व्यक्ति आय 1,40,000 रुपए हो गई है। यह भी हमको ध्यान रखना चाहिए। ये छोटी घटनाएं नहीं मित्रों, लेकिन हाँ, गांव में, घरों में लोगों को बताना, ये यहां बूथ अध्यक्षों का काम है। यह मैं जरूर आपसे निवेदन करना चाहूंगा और ये आपको कहना चाहूंगा। मित्रों, हमारे विरोधियों पर मैं आज कुछ कहूं
इसकी आवश्यकता नहीं है। लेकिन हां, यह मैं जरूर कहना चाहता हूं कि कांग्रेस का मतलब है करप्शन, कांग्रेस का मतलब है कमीशन, कांग्रेस का मतलब है डिवीजन, कांग्रेस का मतलब है भाई भतीजावाद, कांग्रेस का मतलब है परिवारवाद, और भारतीय जनता पार्टी का मतलब है मिशन, भारतीय जनता पार्टी का मतलब है समाज सेवा, भारतीय जनता पार्टी का मतलब है महिला सशक्तिकरण, भारतीय जनता पार्टी का मतलब है समाज का सशक्तिकरण, भारतीय जनता पार्टी का मतलब है रिपोर्ट कार्ड की संस्कृति। जो कहा था वो किया है, जो कहेंगे वो करके देंगे, ये भारतीय जनता पार्टी। इस संस्कृति को हम लेकर के चलते हैं। यहां कोई भी नेता आकर के खड़ा होता है तो वो एक से एक योजनाओं के बारे में चर्चा करता है, लेकिन अगर आप कांग्रेस के नेता की कभी आप भाषण सुनिए, भाई को भाई से कैसे लड़ाया जाए, जाति को जाति से कैसे लड़ाया जाए, धर्म को धर्म से कैसे लड़ाया जाए, गांव को गांव से कैसे लड़ाया जाए, इलाके को इलाके से कैसे लड़ाया जाए, वोट को डिवाइड करके वोट बैंक की राजनीति कैसे की जाए, ये कांग्रेस की संस्कृति बताती है। इसलिए मित्रों, हमें तय करना है और जनता को बताना है। आज मित्रों, आप बड़े भाग्यशाली हो। हमें संकल्प लेना चाहिए कि 35 विधानसभा के जो बूथ अध्यक्ष आए हैं, किसी भी बूथ अध्यक्ष को यह ध्यान में रखना चाहिए कि उसके बूथ पर जीत ही हासिल होनी चाहिए, जीत ही हासिल होनी चाहिए, जीत के लिए काम करना चाहिए। हम क्यों हार जाएं, हम किसी बूथ पर क्यों पीछे रह जाएं, हम कैसे पीछे रह जाएं? समाज के लिए मोदी जी, शिवराज जी, सभी लोग, हमारे नेतागण, हमारे मंत्रीगण, हमारे सभी लोग दिन रात काम कर रहे हैं, उनकी चिंता कर रहे हैं। उसके बाद अगर हमको समाज का प्यार न मिले, यह संभव नहीं है। और मेरा यह पूरा विश्वास है, हम अगर जाएंगे, तर्कों के आधार पर अपनी बात कहेंगे, तथ्यों के आधार पर कहेंगे, मुद्दों की चर्चा करेंगे, लोग हमारे साथ चलेंगे, इस बात का मुझे विश्वास है। मैं अपने बूथ अध्यक्षों को यह संवाद देना चाहता हूं। एक बात और बताना चाहता हूं, कांग्रेस की आज हालत क्या हो गई। मैं किसी नेता का नाम लेना नहीं चाहता, लेकिन जिस प्रकार से आज चर्चाएं हो रही हैं, अहंकार में डूबे हुए हैं। अहंकार बड़ा है, समझदारी छोटी है, समझदारी बहुत छोटी है। अभी आज पता चला मुझे कि सारे देश में कांग्रेस पार्टी वाले सत्याग्रह कर रहे हैं, सत्याग्रह। अरे सत्याग्रह तो 1906 में महात्मा गांधी ने किया था साउथ अफ्रीका में। सत्याग्रह तो महात्मा गांधी ने 1919 में किया था भारत में। किसके लिए किया था? भारत के सम्मान के लिए किया था। किसके लिए किया था? भारत की अस्मिता के लिए किया था। किसके लिए किया था? भारत में भारतीय का राज हो, इस बात को बढ़ाने के लिए किया था। आप सत्याग्रह कर रहे हो, किस बात के लिए सत्याग्रह कर रहे हो? क्या है आपका अहंकार? लोकतंत्र की परंपराएं तोड़ रहे हो, कानून पर विश्वास नहीं करते हो, अति पिछड़ा जाति सूचक गाली देते हो, कहते हो कि चोर है। कोर्ट कहता है आपको, न्यायालय कहता है माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो। आपका अहंकार इतना बढ़ जाता है कि आप माफी मांगने से इनकार करते हैं। आपकी सदस्यता चली जाती है, आपको सजा हो जाती है। रस्सी जल गई, बल नहीं गया, अहंकार नहीं गया। क्या कहते हैं? कहते हैं कि मैं किसी से नहीं डरता, मैं किसी से नहीं डरता। अरे भाई, संविधान से तो डरो, कानून से तो डरो, कोर्ट से तो डरो, कुछ तो समझो। लेकिन नहीं, ऐसी समझदारी, अहंकार इतना बड़ा और समझदारी इतनी छोटी। सत्याग्रह करने चले। मित्रों, देश कभी इनको माफ नहीं करने वाला है। और जनता को जाके बताओ, इन लोगों ने अति पिछड़ा को जाति सूचक बोल करके उनके प्रति चोर शब्द का इस्तेमाल करके गाली देने का प्रयास किया, उसके बाद माफी भी नहीं मानी। ऐसे अहंकारी पार्टी और नेताओं को, जनता को प्रजातांत्रिक तरीके से उनके लिए सदा सदा के लिए जवाब देना चाहिए। इस बात को हमको ध्यान में रखना है। मित्रों, इसके साथ साथ और सुनिए, एक नेता कल बयान दे रहे थे,
कि परिवार की पृष्ठभूमि जान करके ही कानून को लागू करना चाहिए। मतलब चाय गरम तो बोले, लेकिन चाय के साथ साथ चाय की केतली भी उतनी गर्म है। ये देखिए क्या तरीका है। यानी जिसको कहते हैं कि अपने नेताओं को खुश करने की कोई सीमा नहीं रखी है। इसलिए मित्रों, मैं आपको सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूं। आज ये हम सब के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि आप सब लोग इस उत्साह के साथ इस नवरात्रों में इस बूथ सम्मेलन में एकत्र आए हैं। आप जाइए, हमारे नेताओं का संदेश गांव-गांव पहुंचाइए, वहां मुद्दों पर चर्चा कीजिए। मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं। और मुद्दों पर चर्चा करते हुए भारतीय जनता पार्टी को हर घर में, हर बूथ में यशस्वी बनाइए। उसके लिए स्थान पैदा कीजिए, उसके लिए दिल में स्थान पैदा कीजिए। इस काम को और इस लक्ष्य को पूरा कीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय मध्य प्रदेश। बहुत धन्यवाद माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय। आपने हम सब कार्यकर्ताओं को किस प्रकार से भारत आज दुनिया में आगे बढ़ रहा है और विपक्ष का जो गैर जिम्मेदाराना रवैया है उसके बारे में, और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी के हम सब कार्यकर्ताओं को किन बातों को ध्यान में रखकर अपने लक्ष्य को पूरा करना है, इसके लिए आपने हमारा मार्गदर्शन किया, हमको आशीर्वाद दिया। इसी प्रकार आपका सदैव हम सब कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन मिलते रहेगा। आज मैं इस कार्यक्रम के आभार प्रदर्शन करने के लिए मैं आग्रह करूंगा भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष और भोपाल संभाग के प्रभारी आदरणीय कांत देव जी से कि वो आज के इस कार्यक्रम का आभार व्यक्त करें। मंच पे विराजमान भारतीय जनता पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, हम सबके मार्गदर्शक परम आदरणीय श्रीमान जगत प्रकाश नड्डा जी, हमारे मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय श्रीमान विष्णुदत्त शर्मा जी, मध्य प्रदेश के जननायक लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय श्रीमान शिवराज सिंह चौहान जी तथा सभी